नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी आप लाइव हैं लगातार.in पर। सोशल मीडिया में आज लाइव हजारीबाग से, और कारण ये है कि एक बड़ी खबर आई है। एनजीटी का बड़ा फैसला हजारीबाग के लिए। एक बनादाग साइडिंग है यहाँ पे, और इसी को लेकर बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था। आंदोलन 2006 से चल रहा था, लेकिन आखिरकार जो फैसला आया, कई आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन नतीजा कुछ निकलता नहीं था। स्थानीय स्तर पर कई बार नेताओं का आंदोलन हुआ, लेकिन वो क्यों बिखर गया, वो कहाँ गया, इन सारे चीज़ों पर, साथ ही साथ कैसे इस पर एनजीटी ने फैसला लिया है और कौन है इसके पीछे, इन सबों को लेकर ही हम आज आपके साथ लाइव हुए हैं। हमारे साथ हैं बहुत पुराने मंजे हुए पत्रकार टीपी सिंह। त्रिपुरारी सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने एनजीटी में इस मामले को लिया था, वहाँ तक लेकर गए थे, और आज उसका फैसला आया। और अब आसपास के लोग, जो यहाँ के लोग हैं, वो थोड़े शांत हुए हैं, निश्चिंत हुए हैं। उनके जहन में भी ये बात आई कि फैसला आ सकता है, उनके हक में आ सकता है। लड़ाई बहुत लंबी थी और कैसे ये लड़ी गई है, तो आइए सबसे पहले आज हम अपने मेहमान जो टीपी सिंह जी हैं उन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है आपका बहुत। और एक लंबी लड़ाई 2006 से ये चल रही थी, क्यों ये लड़ाई, क्या था और कैसे ये आज इस मकाम तक आया? देखिए, ये लड़ाई ग्रामीणों की लड़ाई थी, और जो कोयले की बात है, जहाँ तक कोयले की बात रही है, तो पहले बिहार की सरकार थी, अब झारखंड की सरकार है। इस मामले में जो ग्रामीण है, जो रैयत हैं, जो प्रभावित होते हैं, जो विस्थापित होते हैं, विस्थापितों के पीछे में कोई नहीं खड़ा होता है। नेताओं का जो हुजूम होता है, जो लोग जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, वह अपना एटीएम खुलवाने के लिए जाते हैं। उनका एटीएम खुल जाता है, कार्ड डालते ही पैसे निकलने लगे, यानी रिश्वत के पैसे निकलने लगे, बस वहाँ से उनका काम बंद हो जाता है। फिर दूसरा नेता आता है, फिर तीसरा नेता आता है, उसके जगह नक्सली आते हैं, नक्सली नेता आते हैं। सबका ध्यान पैसे पर रहता है, ईमानदारी से कोई लड़ाई नहीं रहता, और ग्रामीण अकेले रह जाते हैं। ग्रामीणों के पक्ष में, भू रैयतों के पक्ष में, विस्थापितों के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेता, और न कोई लड़ाई होती है। इसलिए ग्रामीण अलग थलग पड़ जाते हैं। नेताओं का हुजूम, मंत्रियों का हुजूम, पदाधिकारियों का हुजूम, जो बड़ी कंपनी है, जैसे एनटीपीसी जैसी कंपनी, शर्मिता जैसी कंपनी, या फिर जो त्रिवेणी कोल माइनिंग कंपनी है, ऐसे बड़े बड़े कंपनियां जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लोगों को खरीदा जाता है, उनको भंजाया जाता है, उनको अपने तरफ से मैनिपुलेट किया जाता है, और नहीं किया जाता है तो बहुत लोगों में हत्या की राजनीति होती है। कई लोगों की हत्या भी करवा दी गई है। ये जो बानादाग का रेलवे साइडिंग हुआ है, यहाँ बानादाग का रेलवे साइडिंग खुलने से पहले आधे दर्जन लोगों की हत्या हो चुकी है। इसमें नक्सली नेता भी है और ग्रामीण के नेता भी है। एक बात है कि एनजीटी जब ग्रीनरी पे कोई खतरा हो या पर्यावरण पर कोई मामला हो, तो लोग एनजीटी के पास जाते हैं। एक पत्रकार को एनजीटी तक जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आखिर वो क्यों यहाँ पे गया? ऐसी मजबूरी क्या हो? देखिए, उस गांव में लोग डरे हुए हैं, अभी भी डरे हुए हैं। उस गांव के लोग इतने डरे हुए हैं कि जो आगे बढ़ता है उसके ऊपर केस कर दिया जाता है, उसको फंसा दिया जाता है। एक एक आदमी के ऊपर 5-5, 7-7, 10-10 केस कर दिए जाते हैं। जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है उसको जीने नहीं दिया जाता है। और जो झारखंड में जो ज़मीनें होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यहाँ कोई एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ की ज़मीन नहीं होती, इसलिए बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हो पाती है। एक कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 डिसमिल, 2 डिसमिल ज़मीन होता है, तो सोचता है इतने पैसे के लिए हम न तो एनजीटी में जाए, न हाई कोर्ट में जाए, और न ही जो बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे हम लड़ाई ले सके। तो इसीलिए वो लोग डर गए थे, वहाँ पे असहमय हुए थे। और 2006 से जो सरकार के सरकारी मापदंड है, जो सरकारी कानून है, जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन लोगों ने जो मांग की, उनका भी पालन नहीं होता है। तो इसलिए वो लोग अभी तक पीछे थे, तो उसमें हमको आगे आना पड़ा। हम लोग ने पहले आवेदन दिया, आवेदन पर कोई काम नहीं हुआ। जांच होती रही, टीम जाती रही, अधिकारी जाते रहे, लेकिन वो मैनिपुलेट होते रहे, और ग्रामीणों के पक्ष में कोई फैसला नहीं आया। तो अंततः हम लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और ग्रीनरी का जो मामला होता है उसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल सख्त फैसला लेती है, जल्द फैसला लेती है और सटीक फैसला लेती है। इसलिए हम लोगों ने ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या मामला क्या था, और मामला इसमें क्या था जिस पर इतने ये यहाँ तक जाने, एनजीटी में जाने की ज़रूरत पड़ी? हो क्या वहाँ रहा है, पूरी कहानी हम जानना चाहेंगे ताकि जो दर्शक हैं वो समझ सकें कि पूरा मामला क्या था,
बनादाक साइडिंग क्या था, और उस पर क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो रूल रेगुलेशन है या जो नियम कायदे हैं उनको ताक पे रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो है कि बानादा का जो रेलवे साइडिंग था वो रेलवे साइडिंग नहीं था, वो कोल साइडिंग नहीं था। वो बनाया गया था रेलवे स्टेशन, जो हजारीबाग चंदवा टोरी लाइन था उसके लिए स्टेशन बनाया गया था। लेकिन जब यह लाइन मुलतवी हो गया, फॉरेस्ट ने आगे क्लियरेंस नहीं दिया, तो वो लाइन को वहीं रोक दिया। जितना निर्माण हुआ था उतना ही निर्माण हुआ। इस बीच में जो पकरी बरवाडीह से कोल माइनिंग होने लगा और वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग के लिए यहाँ पे जो रैक लगने लगा, तो यहाँ इन लोगों ने रेलवे साइडिंग बना दिया। रेलवे साइडिंग बना दिया तो एक तरीके से रेलवे ने एनटीपीसी को ये जो रेलवे साइडिंग है वो बेच दिया नियमों के इतर। रेलवे का अभी तक हलफनामा दायर कर रहा है वो कि हम रेलवे साइडिंग चलाते हैं, लेकिन वहाँ से 10 रैक कोयला हर दिन जाता है। एक भी रेलवे का वहाँ का कर्मचारी स्थापित है नहीं है, एक भी रेलवे का अधिकारी है नहीं है। यानी जो वहाँ पर लगभग 200 लोग काम करते हैं, लेकिन या तो वो एनटीपीसी के हैं, या तो फिर वो त्रिवेणी सैनिक के हैं, या फिर शर्मिता इंटरप्राइजेज के हैं। रेलवे का कोई आदमी नहीं है। इसका मतलब है कि एनटीपीसी ने उस साइडिंग को खरीद लिया है। कई नक्शे में कई जो उसका पैसा भी लिया है, 98 करोड़ रुपए की डील हुई है, जो चेक से पेमेंट हुआ है, उसका भी मैंने दस्तावेजी प्रमाण ग्रीन ट्रिब्यूनल को दिया। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने समझा कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ी हो रही है और ग्रीनरी का मामला है। और जहाँ तक रास्ते की बात है, बड़का गाँव से हजारीबाग रेलवे साइडिंग तक कोयला आने में जो बेतरतीब तरीके से ग्रीनरी को नुकसान पहुंचाया गया, पेड़ों को काटा गया। वहां बड़ा सा एक बोर्ड लगा दिया जाता है, 10 बाय 12 का एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यह कोयला ढुलाई के लिए रास्ता नहीं है, उसी से जाता है। वो मैंने सारा दस्तावेजी प्रमाण उनको वीडियो से लेकर ऑडियो तक सारा कुछ दिखाया कि देखिए कैसे है। वो देखने करने के लिए बोर्ड लगा देते हैं कि इधर से कोयला नहीं जाना है, लेकिन उधर से ही जाता है और वो ग्रीनरी नष्ट हो रही है। और एक सड़क बनाने का आदेश मिला और 5-5 सड़क बना दिए गए, काट के बेतरतीब तरीके से हरियाली को नष्ट कर दिया गया। वो जो यहाँ पर नदी है कुनार नदी को ख़त्म कर दिया गया। डीसी ने, यहाँ के उपायुक्त ने ग्रीन ट्रिब्यूनल में लिख कर दिया है कि जो फतहा से बानादाक रेलवे साइडिंग है, इसमें कोई गांव नहीं है, जबकि 4 गांव है। पाँच ये पूरा पंचायत है उसमें, और 5 गांव इसमें आते हैं। लेकिन क्या एक जिला अधिकारी एनजीटी में ऐसा लिख के दे कि जो पॉल्यूशन विभाग के जो नॉर्म्स हैं या उनके वो सारा पालन हो रहा है, कहीं प्रदूषण नहीं हो रहा है और उतनी गाड़ियां नहीं आती? क्या ये संभव है कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है और कोई कार्रवाई नहीं है? इन लोगों ने तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली ग्रीन ट्रिब्यूनल को अपना ग्रीनरी को बचाने के लिए और ग्रीन उस रेवोल्यूशन को बचाने के लिए उस पर आदेश दिया है। अभी उन लोगों ने इस बात पर संज्ञान नहीं लिया है कि डीसी ने जो हलफनामा दायर किया है वो गलत तरीके से सूचना दी है एनजीटी को। अब हम लोग उन सूचना को निकाल रहे हैं, उसका सर्टिफाइड कॉपी निकाल कर उसको हाई कोर्ट में डालेंगे कि क्यों बरगलाया गया, गलत सूचना क्यों दी गई उनको, ग्रीन ट्रिब्यूनल को, ताकि कोई अधिकारी भविष्य में ऐसी गलती ना करे। यहाँ स्थानीय लोग जो स्तर पर कई आंदोलन हुए, कई बार दबाया भी गया, और जो स्थानीय नेता हैं, एक पूर्व विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो लगातार आंदोलनरत भी रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि ये आंदोलन जिस चीज़ को लेकर आज आप आगे आए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो भी आए थे और उसके बाद वो आंदोलन ही बंद हो गया, गायब हो गया? तो जो पूर्व के बारे में जो नेता और मंत्री बोल रहे हैं, वो सही मामले में उन्होंने भी ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस किया था, लेकिन वो पीछे हट गए, उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। तो मुझे आगे आना पड़ा कि अब ऐसा आदमी को, ऐसा शख्स को आना पड़ेगा। मैं दूसरे को भी इनिशिएट कर सकता था कि आप केस करो, हम उसको मदद करेंगे, लेकिन हम लोगों को डर था कि वहाँ पे कोई आदमी टिकेगा नहीं, बिकेगा तो फिर मामला कैसे आएगा। इसलिए वहाँ पर टिकने के लिए, ईमानदारी प्रस्तुत करने के लिए खुद हमको आगे आना पड़ा। एक समय था कि लोग आंदोलन करते थे और पत्रकार उसको लिखता था, यही काम था कि दिखाना है, लिखना है। क्या आज ये स्थिति हो गई है कि अब पत्रकार ही मुकदमा भी दायर करें, मामला भी उठाए, लिखे भी, दिखाए भी? ये तो अजीब स्थिति है, ये तो काम नहीं है। देखिए, ये कल फैसला आया है, इतना बड़ा फैसला हजारीबाग नहीं, पूरे झारखंड का कोयले का मामला इतना बड़ा है, लेकिन किसी अखबारों में खबर आपने देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? सिर्फ एक हिंदुस्तान में 2 कॉलम की खबर है, उसमें फोटो भी नहीं है। तो यह बताता है, यह जताता है कि कैसे अखबारों पर, पत्रकारों पर, मीडिया जगत पर जो कोयले की काली छाया है कैसे मंडरा रही है, और कोयले की काली धूप से वो अखबार के पन्ने भी स्याह काले हो गए हैं। इसलिए वैसे पत्रकारों को जो ईमानदारी से लिखते हैं,
बोलते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और ऑलराउंडर की तरह लड़ना होगा। कालिक तो हटती रहेगी, कालिक जमती ही है और कालिक हटा भी करता है। अब एक जो व्यवस्था दी गई है कि अब आप जो लगातार 5,000 से 10,000 ट्रक जो रोज़ आया करते थे उन क्षेत्रों में कोयला ढुलाई वाले, अब उनकी जगह अब कन्वेयर बेल्ट से आपको कोयला वहाँ तक पहुँचाना है। कन्वेयर बेल्ट उतना तो संभव नहीं है कि पूरा कोयला अभी 3 महीने के अंदर वहाँ पे ला दे, तो इससे कितना फ़ायदा होगा? पहले क्या स्थिति थी? देखिए, कन्वेयर बेल्ट से पर्यावरण तो हर जगह थोड़ा ना थोड़ा नॉर्थ है, तो उसमें धुला हुआ कोयला आएगा कन्वेयर बेल्ट से, और उम्मीद है कि इसमें डस्ट नहीं होगा, लोगों का हेल्थ हैजार्ड नहीं होगा, और जो वहाँ कोयला गिरेगा सैलों में, उसके बाद डायरेक्ट वैगन में लोड होकर चला जाएगा। तो एक जो रैक जाता है उसमें 4,000 मीट्रिक टन कोयला जाता है। यहाँ पर इन लोगों का लक्ष्य है कि 10 रैक हर दिन लगे, तो उतना कोयला तो भी नहीं जा पाएगा। इनका जो कन्वेयर बेल्ट है, 1-2 कन्वेयर बेल्ट है, उसमें से एक चालू होने की स्थिति में, और ये लोग अगर सक्रियता दिखाए तो 10 दिनों में वो चालू किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी बेईमानी है। जो ये ट्रक से ट्रांसपोर्टिंग होती है तो एक ट्रांसपोर्टर नियुक्त होता है। ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है जो अभी संगीता सेल्स के नाम से है कंपनी, पहले त्रिवेणी खुद करती थी, तो संगीता सेल्स अब उसका लोकल लॉजिस्टिक है, लोग स्थानीय पदाधिकारी पुलिस से लेकर सारे मामले को टैकल करता है। उनको पैसा पेमेंट से करने से लेकर उनको खरीदने बेचने तक का सारा काम उसके जिम्मे होता है। इसलिए ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को इन लोग जिंदा करके रखे थे। जो काम पहले हो जाना चाहिए था, अभी तक कन्वेयर बेल्ट चालू हो जाना चाहिए था, अभी तक चालू नहीं हुआ। अब एनजीटी इसके पीछे क्या यही कारण है कि इस बेल्ट को अभी तक, चूँकि 10 साल हो गए, अभी तक अगर कन्वेयर बेल्ट नहीं बना है, और यह भी एक कह रहे हैं बहुत संभव हो, जो मेरी एनटीपीसी के अधिकारियों से बात हुई है, कैमरे या वो तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बात आई उसमें यह है कि बहुत मेहनत करेंगे तो एक कन्वेयर बेल्ट अभी चालू हो पाएगा, जबकि 2 है, 2 होना है, नहीं एक ही हो पाएगा पहला। और दूसरा, जो कंपनी बना रही है वो बैंकक्रप्ट हो चुकी है, बहुत मुश्किल से उसे कहकर ये करवाया जाएगा। 10 सालों में स्थिति यही है। कंपनी कोयला निकालने के लिए संभव हो गई, कोयला उसने निकाल लिया, लेकिन पहुंचाने की इस व्यवस्था जो कि पर्यावरण को के भी अनुकूल होती, वो नहीं किया। क्या इसके पीछे केवल ये कारण था कि जो ट्रांसपोर्टिंग है वो चलता रह सके? ट्रांसपोर्टिंग का यह जो धंधा है यह बहुत ही गंदा है, और इसमें स्थानीय अधिकारी से लेकर राज्य के मंत्री, यहाँ तक कि कहें कि मुख्यमंत्री भी शामिल है। ट्रांसपोर्टिंग के इस धंधे में इसका जो मलाई है, इसको खाने में हर लोगों का हिस्सा अलग बना हुआ है। केक कट रहा है और केक सभी में बट रहा है, इसीलिए इसमें देर हो रही है। अब क्या लगता है, जिस तरह का आदेश है, अब इस पर निगाह तो सबकी रहेगी, क्या लगता है कि 3 महीने में कुछ स्थिति बदलेगी? क्या होगा अभी? हाँ, अब तो जैसे एनजीटी है, तो एनजीटी ने राज्यपाल गवर्नर हाउस जो झारखंड का है उसके खिलाफ फैसला लेकर दिखा दिया, और उन लोगों को 25 करोड़ रुपए जमा करने पड़े। तो यह राज्य की सरकार भी जानती है कि एनजीटी में जो फैसले होते हैं वो सख्त फैसले होते हैं, अगर उनकी ताकीद नहीं की जाएगी तो उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनको करना पड़ेगा, उसके आदेशों का अनुपालन करना पड़ेगा, चाहे अनुपालन 60% हो, 70% हो, 80% हो, लेकिन अनुपालन करने की मजबूरी है इनके पास। देखिए, नीचे से ऊपर तक जो ये मैं आपको मामले पूरा बताता हूँ है क्या। एनटीपीसी कोयला निकालती है, उसकी ढुलाई जब तक रेलवे ट्रैक तक नहीं होगी, जहाँ इनका रेलवे का जहाँ से वो लोडिंग होता है, उसके बाद वो कोयला जाएगा एनटीपीसी के विभिन्न संयंत्रों में जहाँ से बिजली बनती है। एनटीपीसी को ये काम मिला है, और ये काम त्रिवेणी सैनिक जो कंपनी है, कोयला खुदाई का काम वही करती है। एनटीपीसी को वो जगह अलॉट हुआ था, लेकिन उसने उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है खुदाई का, वो सैनिक जो कंपनी है उसको दे दिया। त्रिवेणी सैनिक जो कंपनी है, उसने एक व्यवस्था की कि यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट से रेलवे ट्रैक तक वो कोयला जाएगा और फिर वहाँ से लद के देश के विभिन्न इलाकों में जाएगा। अब है क्या कि खुदाई हो रही है, पैसे आते थे ट्रांसपोर्टिंग से, एक जुगाड़ भी वहाँ पे बन सकता था, और ये जुगाड़ कायम रहे, इसलिए 10 साल हो गए कन्वेयर बेल्ट को ठीक से नहीं किया गया। और ये पूरा कन्वेयर बेल्ट इसलिए भी किया गया था ताकि सड़क के रास्ते ढुलाई ना हो, और जो जंगल है, जो पूरा पहाड़ का वो एरिया है बड़का गांव का, उसके ऊपर से वो जाए,
ताकि ऊपर ही ऊपर जाएगा तो बहुत कम धूल नीचे गिरेगा और प्रदूषण कम होगा। लेकिन इन सब को रोककर स्थानीय स्तर पर जितने लोग हैं वो इस ढुलाई के काम में थे और इसे चलने नहीं दिया। आसपास के जो 5 गांव थे वो बहुत प्रभावित हुए, कई आंदोलन हुए। एक तो जहाँ पे साइडिंग है वो साइडिंग जगह नहीं था उसके लिए, वो एक स्टेशन बनना था, रेलवे ने इसके लिए एक्वायर किया था ज़मीन, बाद में इसने एनटीपीसी को दे दी कि ठीक है आप यहाँ से साइडिंग कर लीजिए। इसका विरोध हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब प्रदूषण बढ़ा इसके लिए आंदोलन हुए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अधिकारियों ने लिख कर दिया कि कोई गांव प्रभावित नहीं है, जबकि 5 गांव बुरी तरह प्रभावित थे। इस मामले को लेकर फिर जो पत्रकार हैं टीपी सिंह जी वो गए एनजीटी के पास और तब ये फैसला आया अब है कि 3 महीने के अंदर एक तो उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बने ताकि प्रदूषण बाहर ना हो, कन्वेयर बेल्ट से पूरा का पूरा कोयला जो है वो वहाँ तक आए। अब दिक्कत ये है कि एनटीपीसी के अधिकारियों से जो मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि वो अभी तक एक ही कन्वेयर बेल्ट को चालू कर पाएंगे और 30 से 40% ही कोयला वहाँ तक आ पाएगा। अब एक सवाल है कि आखिर जो बचा हुआ 60% कोयला है वो कैसे आएगा, ये तो एनटीपीसी के अधिकारियों के लिए सवाल है ही। लेकिन चूँकि बहुत दिनों से इस मामले को देख रहे हैं इसलिए इस पर भी एक सवाल कि ये जो 60% कोयला है अगर कितना भी प्रयास कर लें एनटीपीसी के अधिकारी तो 40% कोयला ही लेके आएंगे, तब क्या होगा? ये लोग अपना प्ली दे रहे हैं, लेकिन कोयला अगर इनका जो है एक कन्वेयर बेल्ट भी चलेगा तो इनका 8 रैक कोयला भी हर दिन जाता है, 8 रैक कोयला उससे चला जाएगा। इन लोगों का टारगेट ज़्यादा है, 50,000 मीट्रिक टन हर दिन का है। तो एक अगर कन्वेयर बेल्ट चलता है तो 25,000 मीट्रिक टन हो जाएगा। 25,000 मीट्रिक टन का मतलब है कि 6 से 7 रैक, 8 रैक अभी जाता है तो उसका 7 रैक कोयला इनका चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब है वो चलेगा, वो काम हो सकता है। ये लोग प्ली दे रहे हैं ताकि उसमें हम लोगों को कुछ रियायत मिले, लेकिन रियायत पाने का हम लोग उसके पीछे भी कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे पत्रकार हैं, अब उनको नज़र खुल गई है, प्रेरित हो गए हैं कि नहीं ऐसा किया जा सकता है। इतने बड़े बड़े लोग जो हैं उनके पीछे भी अगर ईमानदारी से लगा जाए तो उद्देश्य को, सफलता को पाया जा सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग अब हमारे पीछे पीछे चलेंगे या हमारे साथ चलेंगे या कुछ हमारे आगे भी चलेंगे। तो बात फिर वही आ गई कि अकेले चले थे, लोग आते गए, कारवां बनता गया। अब जो स्थिति है अब तो स्पष्ट निर्देश आ गया है, निर्देश का पालन भी होगा और 3 महीने के बाद, 3 महीने का समय दिया गया है, उसके बाद कम से कम वो 5 गांव के लोग जो त्रस्त थे, पीड़ित थे, दुखी थे, बीमार हो रहे थे, उनके लिए एक आशा की किरण जगी है और ये आशा की किरण जली रहे, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।